Everyone, so today we are going to study the thyroid gland. Thyroid gland ये भी endocrine gland है, endocrine gland है, ठीक है. तो it is present on the जो trachea है, trachea में present है, it is present on the either side of the trachea. इसके पास दो lobes होते हैं. It have the two lobes. उसके बाद next point क्या होता है? Next point is the जो इसका वेट है ये 20 ग्राम टू 40 ग्राम होता है इन दी अडल्ट. और फीमेल का जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्जर है एज कंपेयर टू दी मेल. तो ये इसका इतना इंट्रोपार्टा ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता क्या है. तो जो ट्रकिया होता है, ट्रकिया के इधर साइड, सपोज दिस इज अ ट्रकिया, ट्रकिया है और उसके यहाँ पर इधर साइड इज अ प्रेजेंट. तो यहाँ पर एंटीरियर साइड पे थायराइड ग्लैंड ऐसे प्रेजेंट होते हैं. This is the thyroid gland. It is present on the either side of the trachea. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है उसका हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी देखते हैं. तो थायराइड ग्लैंड में ना नंबर ऑफ दी फॉलिकुलर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट है. अब ये जो फॉलिकल्स है ना ये क्यूबॉइडल के बने हुए, क्यूबॉइडल सेल्स के बने हुए, जिसकी वजह से ये क्यूबॉइडल सेल्स की वजह से क्यूबॉइडल बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर सेल्स. फॉलिक्यूलर सेल्स बोलते हैं, फॉलिक्यूलर सेल्स. तो अब ये जो फॉलिक्यूलर सेल्स है ना ये क्या करेंगे, ये जो है थायराइड T3 और T4 को स्टिमुलेट करेंगे. मतलब यहाँ पर जो T3 और T4 है उसको बनाते हैं फॉलिकुलर सेल. अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स है इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट है, एम्प्टी कैविटी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर थायरोग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है. थायराइड ग्लोब्यूलिन की वजह से, थायराइड ग्लोब्यूलिन क्या करता है, थायराइड ग्लोब्यूलिन की वजह से जो T3 और T4 है उसको बनाने में हेल्प करता है कैविटी. अब इसका डायग्राम देखते हैं. तो दिस इज द फॉलिकुलर सेल. यहाँ पर ये डायग्राम है. तो ये रहे फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है. दिस इज द फॉलिकुलर सेल्स. अब यहाँ पर जो अंदर कैविटी है, दिस इज द थायराइड ग्लोब्यूलिन. जो थायराइड ग्लोब्यूलिन की कैविटी है वो है जो अंदर कैविटी है, और यही T3 और T4 का प्रोडक्शन करते हैं. अब T3 और T4 में क्या क्या होता है ये. अब जो T4 है ये 90% होता है और जो T3 है ये 10 to 9% हमारे बॉडी में होता है. अब T3 और T4, सबसे पहले तो पोटेंशियल की बात करते हैं. तो जो पोटेंशियल ऑफ दी T3 और T4 का, तो T3 का पोटेंशियल 4 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू T4 का पोटेंशियल. अब लॉन्गर पीरियड की बात करते हैं. तो लॉन्गर पीरियड में जो T4 है इसका 4 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू T3. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दी एक्शन. एक्शन के लिए बात करते हैं. तो एक्शन जो है T4 का ज्यादा है 4 टाइम्स T3 से. क्यों एक्शन ज्यादा है और क्यों ये T3 कम है, क्यों T4 ज्यादा है? क्योंकि जो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा से अब जो T4 की अफिनिटी रहती है, अफिनिटी वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू T3 की अफिनिटी. T3 की अफिनिटी कम होती है. तो हम लोग एक्शन देख रहे थे. एक्शन में T4 का एक्शन 4 टाइम्स ज्यादा था एज कंपेयर टू T3. तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू दी अफिनिटी, अफिनिटी की वजह से इसमें प्रोडक्शन. अफिनिटी किसकी है, जो प्लाज्मा प्रोटीन रहता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन उससे बाउंड करने के लिए, क्योंकि इसकी अफिनिटी ज्यादा है इसके लिए ये जो है ना T4 टाइटली बाउंड रहेगा, T4 टाइटली बाउंड रहेगा, जिसकी वजह से वो प्लाज्मा प्रोटीन उसको छोड़ेगा नहीं. तो यहाँ पर स्लो प्रोसेस में वो उसका रिमूवल होगा. वेरेज जो
अब टी थ्री में क्या होता है, टी3 में जो इसकी अफिनिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा प्रोटीन से वो बाउंड करने वाला रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन से जो बाउंड करता है वो लूजली बाउंड करता है, जिसकी वजह से वो फास्टली रिमूव्ड हो जाता है। इसके लिए इसका रिमूवल टाइम ज्यादा है एज कम्पेयर टू टी4। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इज दी टी4 का जो हाफ लाइफ है वो 7 डेज का है, और जो टी3 का हाफ लाइफ है वो 24 आवर्स का रहता है, 10 to 24 आवर्स के बीच में। टी3 की हाफ लाइफ वो 10 आवर्स से बिटवीन 24 आवर्स तक की है। उसके बाद ये जो टी3 और टी4 है ये दोनों आयन के डेरिवेटिव है, मतलब आयोडीन के डेरिवेटिव है, दे बोथ आर आयोडीन डेरिवेटिव। अब इसके बाद इसका रेगुलेशन कैसे होता है, तो रेगुलेशन पे बात करते हैं। तो रेगुलेशन करते हैं, रेगुलेशन कोई चीज इनहिबिट भी करेगा और कोई चीज वो स्टिमुलेट भी कर, कि क्या चीज स्टिमुलेट करती है और क्या चीज इनहिबिट करती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो स्टिमुलेट और इनहिबिट। तो स्टिमुलेट, अगर आयन जो है लो बीएमआर है, बीएमआर ही कम है, तो बीएमआर कम होता है तो ये जाता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को ये बोलेगा थैलामस, हाइपोथैलेमस को बोलेगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करो। उसके बाद एंटीरियल पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड से टी3 और टी4 बढ़ गया, टी3 और टी4 बन गया। अब ये जो टी3 और टी4 है ना ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं, तो इसका जो नेगेटिव फीडबैक है ये थायराइड हार्मोन के पास जाता है, एंटीरियल पिट्यूटरी के पास जाता है। तो ये जो एंटीरियल पिट्यूटरी है इनहिबिटिंग सिग्नल देगा, इनहिबिटिंग सिग्नल। तो ये जो इनहिबिटिंग सिग्नल है ये एंटीरियल पिट्यूटरी ले लेगा, फिर ये एंटीरियल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को बोलता है बाय अ फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म से ये हाइपोथैलेमस को बोलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही एक्सेस अमाउंट में आयोडीन के डेरिवेटिव्स हो जाते हैं तो ये इनहिबिटिंग सिग्नल देता है, और जैसे स्टिमुलेशन लो बीएमआर होता है। अब जो ये बीएमआर क्या होता है ये अभी हम लोग देखते हैं, बाय दी एक्शन ऑन दी थायराइड, थायराइड हार्मोन के ऊपर क्या एक्शन है उससे। तो रेगुलेशन एक बार वापस, तो रेगुलेशन में क्या था, लो बीएमआर था जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करा, वो एंटीरियल पिट्यूटरी के पास गया, एंटीरियल पिट्यूटरी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन वो थायराइड ग्लैंड के पास गया, थायराइड ग्लैंड से टी3 और टी4 आ। अगर टी3 टी4 ज्यादा बन गए अपने मुकाबले से तो वो इनहिबिटिंग फीडबैक देंगे एंटीरियल पिट्यूटरी, फिर वो एंटीरियल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ से बोलेगा कि स्टॉप कर दो प्रोडक्शन, जो टी थायराइड रिलीजिंग है उसका प्रोडक्शन डिक्रीज कर दो। अब इसका एक्शन देखेंगे, अब इसका एक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो इसका एक्शन जो है वो है बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको बीएमआर बोलते हैं फर्स्ट। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली जब बीएमआर कम होता है या तो लो होता है, तो बीएमआर जब टी4 इंक्रीज होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होगा। अब जब बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो गया तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है यहाँ पर वो इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन जो भी टिश्यूज को ले रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो भी टिश्यूज को ले रहा है वो इंक्रीज होगा। अब आता है हाइपोथायरॉयडिज्म में और आता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, जो जो टी4 है, टी4 वो कम बन रहा है, और हाइपर में जो टी4 है वो बढ़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बन रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, हाइपो में 20 to 40%
BMR बिलो द नॉर्मल रेट के चला जाता है और यहाँ पर 100% जो है वो BMR इंक्रीज कर जाता है अबव दी नॉर्मल, ठीक है। 100% टू 60% अबव चला जाता है दी नॉर्मल। तो ये रहा BMR के बारे में। अब BMR के बारे में है, अब जो सेकेंड वाला होता है वो ग्रोथ के बारे में, ठीक है। ग्रोथ में क्या होता है, अगर ये जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड जो T4 है, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। अगर जैसे ही T4 कम होता है तो ग्रोथ का रिटेंशन हो जाता है, रिटेंशन ऑफ द ग्रोथ, रिटेंशन ऑफ द ग्रोथ। उसके बाद आता है थर्ड वाला होता है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है, हार्ट रेट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड प्रेशर होता है। जैसे ही मेरा T4 इंक्रीज हुआ, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो गया। T4 इंक्रीज होगा तो ये जो ब्लड वेसल है ये वैसो डायलेशन हो जाएगा, मतलब जो ब्लड वेसल्स है वो थिक हो जाएगी। उसके बाद T4 इंक्रीज कर गया तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। उसके बाद जो फोर्थ वाला आता है, फोर्थ वाला इज द एक्शन ऑन दी कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो फोर्थ वाला है इसका एक्शन है कार्बोहाइड्रेट पे। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज का ऑब्जॉर्प्शन है ना, ग्लूकोज का ऑब्जॉर्प्शन उसको बढ़ा देता है। तो ग्लूकोज का ऑब्जॉर्प्शन सबसे पहले तो जीआई ट्रैक में से ऑब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। उसके बाद जो ग्लाइकोजन है, अब ग्लाइकोजन क्या होता है, जब ग्लूकोज से, सपोज दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो एक ग्लाइकोजन का प्रोटीन, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है इसका ब्रेक डाउन करने लगेगा ताकि हम लोग को ग्लूकोज मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला नेक्स्ट करता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज को और बनाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज को और न्यू बनाएगा। उसके बाद जो ग्लूकोज का अपटेशन है, अपटेशन ऑफ द ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा, इनहेंस द अपटेशन ऑफ द ग्लूकोज को। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब फैट मेटाबॉलिज्म पे आते हैं। फैट में क्या करेगा, फैट में यहाँ पर जो फैट है ना, फैट का जो स्टोरेज है उसको कम करता है, ठीक है, उसको डिक्रीज कर। तो जैसे T4 इंक्रीज होगा तो फैट जो स्टोरेज है वो डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो फ्री फैटी एसिड है, फ्री फैटी एसिड वो हमारे ब्लड में हम लोग को मिलेंगे, ठीक है, ब्लड में मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में और एंड दी प्लाज्मा में, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, जब T4 इंक्रीज होता है तो जहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये तीनों चीज कम हो जाती है। तो ये तीनों चीज कम हो जाए, जैसे ही T4 डिक्रीज करा तो ये तीनों चीज जो है, ये तीनों चीज वो इंक्रीज कर जाएंगे। अभी जैसे ही T4 डिक्रीज हो गया तो यहाँ पर जो ये सब फैट्स है, फैट्स इंक्रीज होगा तो अल्डोस्टेरोसिस हो जाएगा। अल्डोस्टेरोसिस क्या होता है, जब यहाँ पर सपोज दिस इज द ब्लड वेसल, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है,
ब्लड वेसल्स में यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ दी फैट्स कोलेस्ट्रॉल इसका हो जाता है, तो एल्डोस्टेरोसिस होता है। तो ये था एक्शन ऑन दी थायराइड। तो सबसे पहले देखे थे हम लोग ने बीएमआर। बीएमआर के बाद नेक्स्ट था ग्रोथ। ग्रोथ के बाद में ग्रोथ के बाद था नेक्स्ट वाला इज द कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर के बाद जो फोर्थ वाला वाज द कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देन फिफ्थ वाला वाज दी फैट। सिक्स वाला वाज दी प्लाज्मा। इतना सब था, ये एक्शन है। थायराइड हार्मोन पे इन सब पे एक्शन पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाला आता है, नेक्स्ट वाला इज द कैसे अगर थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया, अगर डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया। तो सबसे पहले तो हाइपर थायरॉइडिज्म देखते हैं। हाइपर थायरॉइडिज्म का मतलब होता है जब थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो गया। तो थायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा तो ग्रेव डिजीजेस होता है, थायराइड एडिनोमा होता है और एक्सोथैलामस। तो ग्रेव डिजीज में क्या होता है, ग्रेव डिजीज में यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, जो रिसेप्टर वो आगे थायराइड हार्मोन पे जुड़ जाता है। थायराइड हार्मोन उसका रिसेप्टर। बट ग्रेव डिजीज में क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन एक एंटीबॉडी बना लेता है। एंटीबॉडी किसका, रिसेप्टर का एंटीबॉडी। रिसेप्टर का एंटीबॉडी बनाएगा जिसकी वजह से जो नॉर्मल जो रिसेप्टर्स है वो बाइंड नहीं हो पाएंगे बट थायराइड हार्मोन। तो नॉर्मली क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन का जो सिक्रीशन है, तो यहाँ पर जो थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन है वो इंक्रीज कर दिया जिसकी वजह से ग्रेव डिजीज होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज द थायराइड एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा में क्या होता है, ट्यूमर हो जाता है इनटू दी थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा दिखने लगा। दिस इज द थायराइड एडिनोमा। तो थायराइड एडिनोमा में जो थायराइड ग्लैंड है ये देखो कितना बड़ा हो गया, तो थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है। उसके बाद आता है एक्सोथैलामस। एक्सोथैलामस क्या होता है, यहाँ पर ये जो हाइपरथायराइडिज्म है 1/3 ऑफ द पेशेंट में होता है। मतलब हर पेशेंट में एक्सोथैलामस नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जो आईबॉल्स है ना, आईबॉल्स ये कुछ ज्यादा ही बाहर होती है। मतलब इसमें आईबॉल्स है ना क्लोज नहीं हो, प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल। प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल्स रहती है जिसकी वजह से जो आईलिड है वो क्लोज नहीं हो पाती है। जो आईलिड है वो क्लोज नहीं हो जाते, तो प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल इस तरीके से आईबॉल बाहर निकली रहेगी एक ह्यूमन की। दिस इज द प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल। उसके बाद सीवियर केस में, जब सीवियरली हो जाता है तो सीवियर केस में क्या होता है, यहाँ पर जो आईबॉल्स में नर्व्स होती है, ठीक है, आईज में नर्व्स होती है, तो ये जो आई की नर्व्स है ये डैमेज होती है जिसकी वजह से डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से जो ब्लाइंडनेस होता है, ब्लाइंडनेस वो हो जाए, तो ब्लाइंडनेस अकर होता है। तो जो हाइपरथायरॉइडिज्म में, हाइपरथायरॉइडिज्म में ग्रेव डिजीज है, थायराइड एडिनोमा है और एक्सोथैलामस है। अभी आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जब हाइपोथैलामस मतलब जो थायराइड हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम हो जाए तो जब हाइपो हो जाता है, हाइपोथायरॉइडिज्म होता है, तो इडीमा मिक्स इडीमा होता है। और सेकेंड वाला इज द क्रिटिसिज्म। तो ये जो है मिक्स इडीमा, यहाँ पर क्या होता है, एडिनोमिक अपीयरेंस हो जाता है। एडिनोमिक अपीयरेंसेस हो जाता है जिसकी वजह से क्यों होता है, क्या यहाँ पर आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आयोडीन की कमी की वजह से होता है, या तो जेनेटिकल होता है, जेनेटिकल। और यहाँ पर कैसे थे सिम्टाइनम सिम्टम्स, कैसे, ये तो कॉज हो गया। साइनम सिम्टम्स कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पर जो स्वेलिंग फेस पूरा है ना वो स्वेल्ड अप हो जाएगा।
फेस जो है वो स्वेल्ड अप हो जाएगा, बैजी अंदर दी आईज, तो आईज के अंदर बैजीनेस दिखेगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट इज द चाइल्ड। इसमें ये चिल्ड्रंस में होता है, ठीक है। इट अकर इनटू द चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस में जब थायराइड हार्मोन, जब चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं तो यहाँ पर जो थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन कम होता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन कम होता है जब नॉर्मली फ्यू डेज में हम लोग को पता नहीं चलेगा कि इसमें थायराइड हार्मोन कम है, थायराइड हार्मोन कम है ये पता नहीं चलेगा। बट फ्यू वीक्स के बाद, फ्यू वीक्स में जो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन वो कॉफिंग कॉफिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हमको पता चलेगा कि उसमें जो थायराइड हार्मोन है उसमें डिक्रीज है। अगर इसको ट्रीट नहीं हुआ तो उसका रिटेंशन ऑफ दी ग्रोथ हो जाएगा। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो इसका जो साइन एंड सिम्टम्स होता है, सबसे पहले तो जो है ये स्केलेटन मसल्स पे अपीयर होगा, ठीक है। किंग साउंड आएगी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद ये स्केलेटन मसल्स पे वर्क करेगा, स्केलेटन मसल्स पे वर्क करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, इसका जो माउथ में से ना जो टंग है, टंग वो है हैंग आउट करती रहेगी, टंग विल बी ओनली हैंग आउट। जो टंग है वो हैंग आउट, और उसमें से जो सलाइवा है वो कंटिन्यूअसली ड्रॉप आउट होते रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से जो टंग है वो स्वेल्ड अप है, जिसकी वजह से चोकिंग हो सकता है, बेबी को चोकिंग हो सकता है, या तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है। अभी आता है नेक्स्ट पॉइंट इज दी, इसका जो फोटो है बुक में दिया है, दिस इज द फोटो ऑफ द मिक्स एडिमा। तो इसमें देखो बैजी अंदर दी आईलिड्स ऐसे बैजी हो गई है, फिर जो फेस में वो पूरा स्वेल्ड अप हो गया, तो ये मिक्स एडिमा क्या है। उसके बाद आता है जो चाइल्ड में होता है, जो चिल्ड्रंस में होता है वो दिस इज फॉर द चिल्ड्रन। तो इसमें जो देखो बच्चा 3 मंथ का बेबी है जिसको थायराइड है वो कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज द गोइटर। अब जो गोइटर है, गोइटर ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो टॉक्सिक होता है और एक नॉन टॉक्सिक होता है। जो टॉक्सिक गोइटर है ये हाइपर में होगा, यहाँ पर ट्यूमर की वजह से जो थायराइड हार्मोन है ये बढ़ जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। और नॉन टॉक्सिक ये हाइपो में होता है, और ये जो होता है ये हाइपर में होता है। नॉन टॉक्सिक में क्या होता है, नॉन टॉक्सिक में जो आयोडीन की कमी की वजह से जो थायराइड हार्मोन है ये बढ़ता है। इसमें जो है ना ग्लैंड के ऊपर फर्क पड़ेगा, सिर्फ ग्लैंड जो है वो बढ़ेगा, मतलब जो ग्लैंड है वो इंक्रीज करेगा, बट जो सिक्रीशन है वो बढ़ेगा नहीं। रुक जाओ। गोइटर क्यों बोलते हैं, गोइटर इसके लिए बोलते हैं कि जो एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड का ना एनलार्जमेंट हो रहा है, तो इसके लिए गोइटर बोलते हैं। अब ये जो गोइटर है ना ये 2 टाइप के गोइटर होते हैं, एक तो होता है टॉक्सिक और एक होता है नॉन टॉक्सिक। तो जो टॉक्सिक वाला होता है ये हाइपर में होता है, और जो नॉन टॉक्सिक वाला होता है ये हाइपो में होता है, ठीक है। अब जो टॉक्सिक वाले में होता है ना, इसमें जो थायराइड ट्यूमर हो जाता है थायराइड में। इसमें जो होता है, क्योंकि ये जो आयोडीन कम प्रेजेंटर है, जिसकी वजह से नॉन टॉक्सिक गोइटर। और इसमें जो सिर्फ है ना थायराइड जो ग्लैंड है ना वो बढ़ेगा, थायराइड ग्लैंड सिर्फ इंक्रीज होगा, बट जो सिक्रीशन है ऑफ दी थायराइड ग्लैंड का वो इंक्रीज नहीं होगा। अभी आते हैं ओवरव्यू, तो इतना ही था ये चैप्टर में। अभी ओवरव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग ने अभी तक पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग ने इंट्रो पढ़े, ठीक है। इंट्रो पढ़ने के बाद हम लोग ने उसका रेगुलेशन पढ़े, रेगुलेशन के बाद उसका क्या एक्शन होगा वो पढ़े। उसके बाद उसके डिजीजेस जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है वो एप्लीकेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल इतना पढ़े। तो इसमें दो दो पढ़ेंगे कि वो जो हाइपर हो जाता है तब, और हाइपो हो जाता है तब क्या होता है। तो ये था पूरा थायराइड ग्लैंड के बारे में, इट वाज द थायराइड ग्लैंड। तो थैंक यू। नोट्स आ जाएंगे, तो थैंक यू।